फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, तेज़ी से बढ़ते घटनाक्रम में एक नई न्यूज़, नई सूचना दोस्तों जुड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे शिक्षकों का समायोजन। माननीय हाई कोर्ट का आदेश दोस्तों आज जारी हुआ और उसी के साथ साथ सरकार ने भी तेजी दिखाई। माननीय हाई कोर्ट का केवल इतना ही कहना था कि आपसे शासनादेश जारी करने के लिए कहा था, आपसे जो पहले का शासनादेश आपने निर्गत किया था उसमें संशोधन करने के लिए कहा था और आपने तो इतनी जल्दी की कि आपने समायोजन का सर्कुलर ही जारी कर डाला। सरकार ने बिल्कुल दोस्तों माननीय हाई कोर्ट के अनुपालन में बिना देरी किए हुए आज शासनादेश जारी कर दिया है। इससे ये पता चलता है कि सरकार समायोजन के मामले को लेकर के बेहद संजीदा और संवेदनशील है। इस शासनादेश के अंतर्गत हम बात करेंगे कि सरकार ने जो संशोधन किया है वो क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जो माननीय हाई कोर्ट की शरण लिए हैं वो इस शासनादेश का बड़े ही बेसब्री के साथ दोस्तों इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि शासनादेश में जो कमियां होंगी वही उनके याचिका का आधार भी बनेंगी। तो सरकार किसी भी तौर तरीके से इस मामले को ठंडे बस्ते में दोस्तों नहीं डालना चाहती। वो दृढ़ और कृत संकल्पबद्ध है कि हमें इस कार्य को करने हैं। अभी के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपको टेम्पररी सॉल्यूशन मिला है, एक अस्थायी समाधान मिला है 8 अगस्त तक का। और ये बात भी मैंने आपको बताया था कि जब तक शासनादेश में कोई कमियां नहीं होंगी और जब तक आपके साथ खड़े एडवोकेट उन कमियों का सम्यक अध्ययन करके अपनी बात बेबाकी के साथ तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों समायोजन का मामला आपको किसी भी तौर तरीके से राहत नहीं दिला पाएगा। आइए देखते हैं जो शासनादेश जारी हुआ है उसके तहत क्या महत्वपूर्ण बातें होने जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये शासनादेश निर्गत हुआ है उत्तर प्रदेश शासन में। उप सचिव हैं श्री सोमनाथ जी, इन्होंने पत्र निर्गत किया है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को। ये बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से निकला हुआ है। विषय है शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन के संबंध में। एक एक बिंदु, एक एक शब्द इसका महत्वपूर्ण है। महोदय, उपर्युक्त विषयक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद /7449-51/2024-25 दिनांक 26 जुलाई 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन के संबंध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश, ये 26 जून का शासनादेश के विषय में दोस्तों बात हो रही है, के क्रम में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के विद्यालय आवंटन हेतु
प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। क्या अनुरोध किया गया है, चलिए देखते हैं। दूसरा बिंदु कहता है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन विषयक शासनादेश संख्या दिनांक 26 जून 2024 द्वारा निर्धारित नीति के क्रम में अतिरिक्त दिशा निर्देश निम्नवत हैं। अब वो जो शासनादेश 26 जून को निर्गत हुआ था उसमें एडिशनल जो चीज़ें हैं वो जोड़ी गई हैं। अब वो एडिशनल चीज़ें क्या हैं? पहला बिंदु कह रहा है कि ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनका चिन्हांकन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में किया गया है उनके द्वारा स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प दिया गया है के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई के अंतर्गत सर्वप्रथम दिव्यांग महिला को विद्यालय आवंटन उनके द्वारा दिए गए विद्यालय के विकल्प में रिक्ति होने की दशा में वरिष्ठता के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए की जाएगी। अब अतिरिक्त शिक्षक शिक्षिका भाई बहन किसी भी विद्यालय में हैं 25 ऑप्शंस विल बी टेकन फ्रॉम दैट टीचर्स। 25 ऑप्शंस या विकल्प ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों से लिया जाएगा। अब इसमें जो दिव्यांग महिला है उन्हें इस विकल्प में जो भी वैकेंट सीट्स 25 वो देंगे, जो भी सीट whatever the seats are prevalent in the district, जो भी सीटें हैं, whatever the vacancies and options are in the district, the divyang teachers will get the benefit। दिव्यांग जो महिला शिक्षिका है उसको उस रिक्ति में पहले सीनियरिटी के लेवल पे उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। तदुपरांत दिव्यांग पुरुष को उनके द्वारा दिए गए विकल्प के विद्यालय में वरिष्ठता के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। पहले महिला दिव्यांग, फिर पुरुष दिव्यांग, दिव्यांग महिला एवं दिव्यांग पुरुष के विद्यालय आवंटन के बाद शेष महिला शिक्षिका के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही के उपरांत पुरुष शिक्षक के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई में उनके द्वारा दिए गए विकल्प के विद्यालय में रिक्ति के आधार पर वरिष्ठता क्रम में की जाएगी। तो दोस्तों एकदम क्लियर है कि जहाँ जहाँ भी सीटें खाली रहेंगी, जिन जिन स्कूल में आवश्यकता वाले स्कूलों में अधिसंख्य जो शिक्षक हैं उन सरप्लस स्कूल के टीचर्स से डेफिसिट की स्कूल में जब शिक्षक जाएंगे, सीधी सी बात है सीटें उन स्कूलों में खाली रहेंगी तो पहले उसमें जो महिला हैंडीकैप रहेगी उसे वैल्यू दिया जाएगा। सीनियरिटी के क्रम में उसे पहले वैकेंट सीट पे जाने का राइट होगा, फिर उसके बाद पुरुष जो भी दिव्यांग हैं, हैंडीकैप है, उन्हें जाने का राइट होगा, फिर महिला शिक्षिकाओं को जाने का राइट होगा, अंत में पुरुष शिक्षकों को दिया जाएगा उन सीटों पे ऑप्शन का मौका। अब दूसरा जो बिंदु है वो कहता है ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनका चिन्हांकन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में किया गया है एवं उनके द्वारा स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प नहीं दिया गया है के समायोजन की कार्यवाही के अंतर्गत सर्वप्रथम दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला एवं पुरुष के क्रमानुसार आवश्यकता वाले विद्यालय में से जनपद स्तर पर काउंसलिंग का आयोजन कर विकल्प प्राप्त करते हुए समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। 2 या 2 से अधिक दिव्यांग महिला होने की दशा में वरिष्ठ दिव्यांग महिला शिक्षक को वरीयता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे सीधी सी बात हो रही है कि जो वरिष्ठतम महिला दिव्यांग होगी उसे ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा और ये
अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में जो चिन्हांकित शिक्षक हैं उनके द्वारा स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प नहीं दिया गया है के समायोजन की कार्यवाही के अंतर्गत सर्वप्रथम दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला एवं पुरुष के क्रमानुसार आवश्यकता वाले विद्यालय में से जनपद स्तर पर काउंसलिंग का आयोजन कर विकल्प प्राप्त करते हुए समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। 2 या 2 से अधिक दिव्यांग महिला होने की दशा में वरिष्ठ दिव्यांग महिला शिक्षक को वरीयता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक का जो हिसाब किताब है उसमें बात यही निकल के आ रही कि इसमें जो आरक्षण दिया जा रहा है दिव्यांग के आधार पे, पहले महिला दिव्यांग, फिर पुरुष दिव्यांग, फिर महिला शिक्षिकाओं को, और उसके बाद अन्य पुरुषों को मिलेगा। और अगर कोई ऑप्शन नहीं देता है उसके लिए भी कोई बात स्पष्ट हो के आई नहीं है। भले शुरुआत इन्होंने किया है कि अगर कोई विकल्प नहीं देता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनका चिन्हांकन अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में किया गया है एवं उनके द्वारा स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प नहीं दिया गया है के समायोजन की कार्यवाही के अंतर्गत। तो अगर ऑप्शन नहीं दिए हैं, सीधी सी बात है, यहाँ पे बात शासनादेश है तो चीज़ें क्लियर कट हैं, अंडरस्टैंडिंग का केवल बात है। चूँकि ये शासनादेश है तो बहुत ही सम्यक विचारोपरांत इसको जो है लिपिबद्ध किया जाता है। इसमें दोस्तों सीधी सी बात कही जा रही है कि पहले अगर आपने ऑप्शन भी नहीं दिया, मान लीजिए किसी स्कूल में आप अधिसंघ शिक्षक हैं, आपने कोई वरीयता ही नहीं दिया कि हमें जो है इन स्कूलों में किया जाए, तो पहले आपके ऑप्शन को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। पहले जब काउंसलिंग होगी तो महिला दिव्यांग को वैल्यू किया जाएगा, फिर पुरुष दिव्यांग को वैल्यू किया जाएगा, और महिला एवं पुरुष के बाद जो महिला शिक्षिकाएं हैं फिर पुरुष शिक्षक को वैल्यू मिलेगा, और उसके बाद के ऑप्शन में आप आएंगे चूँकि आपने कहीं कोई कंसीडर कुछ किया ही नहीं। फिर तीसरी बात हो रही है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानानुसार आवश्यकता से अधिक चिन्हित कुल अध्यापकों की संख्या में 5 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए आवश्यकता वाले विद्यालय को प्रदर्शित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ये कह रहा है कि आरटीई जो एक्ट है उसमें ये एक प्रावधान दिया गया है कि आवश्यकता से अधिक चिन्हित कुल अध्यापकों की संख्या में 5 जो वैकेंसीज़ हैं उनको और जोड़ दिया जाएगा और आवश्यकता वाले विद्यालय को प्रदर्शित किया जाएगा। यानी आवश्यकता वाले जो भी विद्यालय हैं, मान लीजिए 95 हैं तो उसमें 5 रिक्ति जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा डेफिसिट स्कूल, उसमें 5 जोड़ना है। चौथा बिंदु कहता है कि सर्वप्रथम शून्य शिक्षक, जहाँ शिक्षा मित्र भी कार्यरत नहीं है, वाले विद्यालय में 2 अध्यापकों को पदस्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी बात हो रही है, शून्य शिक्षक का मतलब कि स्कूल बंद है, स्कूल इज़ नाउ क्लोज्ड एंड देयर इज़ नो वर्किंग स्टाफ। मतलब वहाँ पे शिक्षा मित्र जो टेम्परेरी लेवल पे वर्क करते हैं वो लोग भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे स्कूलों में शिक्षकों को भेजा जाएगा जहाँ पे कोई अभी शिक्षण की गतिविधि नहीं हो रही है, तो वहाँ पे 2 टीचर को भेज दिया जाएगा। तदुपरांत शिक्षा मित्र वाले विद्यालय में 1 शिक्षक को भेजा जाएगा। अब दोस्तों ये सारी बातें हो रही हैं। बंद स्कूल में पहले जगह मिलेगी, शिक्षा मित्र जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ 1 टीचर जाने हैं, तथा आवश्यकता अनुसार 2-3 शिक्षक या अधिक आवश्यकता वाले विद्यालयों में 1-1 शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा। ये पूरा का पूरा मामला है। पहले तो बंद स्कूलों में भेजे जाने हैं, फिर शिक्षा मित्र जहाँ काम कर रहे हैं उन विद्यालय में 1 शिक्षक, यानी अगर या 2 शिक्षक या 3 शिक्षक या अधिक आवश्यकता वाले विद्यालयों में 1-1 शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा। इसी के हिसाब से काम होगा। प्रथम चरण में प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के संबंध में, तथा दूसरे चरण में उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के संबंध में अंतर जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की कार्रवाई की जाएगी।
अब यहाँ पे 2 स्टेजेस में काम होना है। शुरुआत में ये पहले समायोजन जो होना है, शासनादेश के क्रम में हम बात कर रहे हैं। पहले ये जो भी समायोजन होगा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों का होगा। तो पहले स्टेज में कक्षा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को अधिसंख्य जो यानी सरप्लस स्कूल से हटा करके डेफिसिट स्कूल में भेजा जाएगा। बाद में काउंसलिंग का प्रोसेस रखा जाएगा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन या स्थानांतरण। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें भौदी। अब ये 1 तारीख को शासनादेश जारी हो गया, 8 तारीख तक माननीय हाई कोर्ट ने बैन लगा रखे हैं। अब मान के आप चलिए कि सारी की सारी शासनादेश भी जारी हो गए हैं। हियरिंग 8 तारीख को जो भी होगी माननीय हाई कोर्ट के अनुपालन में जो भी एफिडेविट वगैरह अधिकारीगण लेके जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों प्रक्रिया कुछ ही समय के लिए विराम लगा है, परमानेंटली समायोजन रोका नहीं गया। ऐसी स्थिति में सरकार भी पूरी तौर तरीके से तैयार है। आज आप देख पा रहे हैं शासनादेश जारी हो गया है। अब आगे सरकार का कदम जहां तक ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों पूरी तरीके से इन्हीं 7 दिनों में तैयारी का रहेगा और 8 तारीख की हियरिंग का सरकार को इंतज़ार रहेगा। 8 तारीख की हियरिंग के जस्ट आफ्टर एक शेड्यूल जारी हो जाएगा फिर से और इसको सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज जारी करेंगे। 8 तारीख के को ही आपको शाम को ये पत्र निर्गत दोस्तों दिखेगा और ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है इसमें बीच में पूरी होगी और 9 तारीख से अगला जो 15 अगस्त है उस दौरान आपको प्राथमिक जो विद्यालय हैं वहाँ के शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों का समायोजन देखने को दोस्तों मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।